प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने संचार के प्रकारों पर चर्चा की थी। कुछ अन्य प्रकार इस प्रकार है। संगठनात्मक प्रकार। पहला है संगठनात्मक प्रकार। संगठनात्मक प्रकार के अंतर्गत है औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत संचार में संदेश का संचरण निश्चित रूप से नियोजित किया जाता है। औपचारिक संचार दो रूपों में भी हो सकता है, लिखित और मौखिक। इन दोनों रूपों में औपचारिक संचार किया जा सकता है। यह किसी संस्था में व्यक्ति के पद या स्तर के आधार पर होता है। औपचारिक संचार में संस्था के अधिकारी अपने पद या स्थिति के आधार पर विभिन्न नियमों को प्रेषित करते हैं और इन नियमों के आधार पर जो अधीनस्थ अधिकारी है वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार एक संस्था से दूसरी संस्था के मध्य या उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी के मध्य का जो संचार होता है वह औपचारिक संचार की श्रेणी में आता है। तो हमारी जो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं ये औपचारिक संचार की उदाहरण है। अब औपचारिक संचार की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जो संस्था के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना इस संचार का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। और यह संचार एक क्रमबद्ध और सुपरिभाषित और सुनियंत्रित तरीके से किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता होती है। इसके जो तथ्य होते हैं वो पूर्णतः सुपरिभाषित होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। औपचारिक संस्थाओं में सूचना के संचरण का मार्ग सुनियोजित होता है। इनके जो संचरण का जो मार्ग है वह भी सुनियोजित होता है। जैसे कि हमारे कॉलेज है तो इसकी जो गतिविधि है सुनियोजित है कि तुम 10 बजे आओगे, क्लास लगेगी। तो इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से इसको संचालित किया जाता है। इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है और अफवाह के लिए भी कोई स्थान नहीं होता। एकरूपता रहती है, बिल्कुल है, इनमें एकरूपता रहती है और शक्ति और अधिकारों का भी अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार से जो औपचारिक संचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांश शिक्षण संस्थाएं औपचारिक संचार के माध्यम से ही संगठित की जा रही है। अगला है अनौपचारिक संचार। यह औपचारिक संचार के विपरीत है, उससे उल्टा है, क्योंकि यह अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार वह संचार होता है जो अनौपचारिक रूप से होता है। इसमें सूचनाओं के विनिमय में कम समय लगता है और संप्रेषक और संचारक और प्रापक के मध्य अनौपचारिक संबंध होते हैं। मेन बात ये होती है इन सभी के मध्य इसमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, आत्मीयता होती है और इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती। इसमें अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, संकेत, हावभावों आदि के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक माता और पिता के बीच का संचार हो सकता है, पिता पुत्री के बीच का संचार हो सकता है और भी गुरु और शिष्य के मध्य का संचार हो सकता है। तो इस प्रकार अनौपचारिक संचार में आत्मीयता बनी रहती है और इसमें क्रमबद्धता भी नहीं होते और इसे कोई विशिष्ट उद्देश्य इसमें निहित नहीं होते। अनौपचारिक संचार सामान्य मामलों के संपादन में सामूहिक मनोबल को ऊर्जा प्रदान करता है, सूचना के विनिमय में कम समय लगता है और प्रतिपुष्टि भी हमें तुरंत ही मिल जाती है और जनसंपर्क के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नवीन विचार, नवीन सुझावों से भी हम परिचित हो जाते हैं। यह एक प्रभावी यंत्र के सदृश कार्य करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्र गति से इसमें हो सकता है। ठीक है। अब है क्षैतिजिक संचार। जो ये भी है संचार प्रवाह है। इसके दो प्रकार है, क्षैतिजिक और दूसरा कौन सा है, समतलीय, है ना। जो क्षैतिजक है उसमें वह दो प्रकार का है, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। एक तो है अधोमुखी, दूसरा है ऊर्ध्वमुखी। जो अधोमुखी है इसमें क्या होगा, देखो
और ऊर्ध्वमुखी में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग है। अधोमुखी में कोई संदेश उच्च वर्ग के मतलब उच्च प्रशासक के द्वारा अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, मतलब उच्च से निम्न की ओर। अधोमुखी संचार में लिखित और मौखिक माध्यम का उपयोग किया जाता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जैसे कि पहले अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष को दिया, उपाध्यक्ष ने प्रबंध निदेशक को दिया, प्रबंध निदेशक ने फिर उसे विभिन्न विभागों में जैसे वित्त प्रबंधक, उत्पादक प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, श्रम प्रबंधक और इन सभी ने अपने अपने कार्मिकों को किसी सूचना को प्रेषित किया। तो उसका अधोमुखी, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि जैसे प्रिंसिपल सर से अध्यापकों की ओर। ठीक है। अधोमुखी संचार व्यवस्था संस्थागत उद्देश्यों और नीतियों की जानकारी देने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें लिखित और मौखिक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है और गुणवत्ता में परिमार्जन होता है। इससे हमारी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है और साक्ष्य निर्माण में भी ये सहायक होती है। ठीक है। अधोमुखी संचार की लेकिन कुछ कमियां इसमें हो सकती है, जैसे कि इसमें समय अधिक लगता है, प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती है और कई बार शिकायत आदि की संभावना नहीं रह पाती है। ठीक है। तो है ऊर्ध्वमुखी संचार। ऊर्ध्वमुखी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह अधोमुखी के बिल्कुल ही विपरीत है। जब संचार में विचारों का आदान प्रदान नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है तो ऊर्ध्वमुखी संचार कहलाता है। इसमें क्या है, नीचे से ऊपर की ओर संचार किया जाता है तो उसे ऊर्ध्वमुखी संचार की श्रेणी में रखा जाता है। जब कोई संप्रेषक अपने उच्च अधिकारी को कोई सुझाव देता है तब ऊर्ध्वमुखी संचार लिखित और मौखिक के माध्यम के आधार पर संभव होता है, जैसे साधारण सभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक आदि। ऊर्ध्वमुखी संचार में निम्न फायदे हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, तथ्यों की जानकारी मिलती है, निर्णय में आसानी रहती है और वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह प्रजातंत्र के जो गुण है उनके वृद्धि और विकास में सहायक होता है और जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके कार्य, उपलब्धियों, भावी योजनाओं के विषय में समय समय पर जानकारी मिलती है। प्रतिपुष्टि संभव है। इस प्रकार से इसके भी महत्व है। अगला जो हमारा प्रकार था वह था समतलीय संचार। समतलीय संचार, जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श होता है या दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे समतलीय संचार की संज्ञा प्रदान की जाती है। समान स्तर के होते हैं दोनों, जैसे तुम छात्र छात्रों के मध्य, टीचर टीचर के मध्य, प्रिंसिपल प्रिंसिपल के मध्य, तो इस प्रकार समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य संचार होता है, उसे सम स्तरीय संचार की संज्ञा प्रदान की जाती है। समतलीय संचार में एक व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के मध्य, एक ही विभाग के अधिकारी के मध्य, कंपनी की विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। ठीक है। इसके क्या लाभ हो सकते हैं? समतलीय संचार समान स्तर के लोगों के मध्य होता है तो यह उनके संयोजन में वृद्धि करता है। ठीक है। विभागीय समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाता है इसके माध्यम से। पारस्परिक अंतर्दन से मुक्ति मिल जाती है और यह सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक होता है और स्वतंत्रता से सूचना दे दी जाती है। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी के मध्य संतुलन बना रहता है और समान स्तरीय संस्थागत साथियों के मध्य भी इससे भावात्मक संबंध बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त माध्यम के आधार पर भी इसके भेद है कि माध्यम के आधार पर भी इसके कुछ भेद है, जिनमें श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो श्रव्य में तो जिन्हें मात्र सुन ही सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, संगोष्ठी, नेताओं द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषण इसके अंतर्गत आते हैं। दृश्य में वो आते हैं जिनको मात्र हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे होर्डिंग दृश्य संचार के रूप में
मूर्ति द्वारा, मूक अभिनय द्वारा, कठपुतली द्वारा, कार्टून द्वारा जो संचार किया जाता है वह दृश्य संचार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त श्रव्य और दृश्य, जिनमें दोनों ही विशेषता होती है, वो श्रव्य भी होता है और दृश्य भी होता है। श्रव्य संचार में प्रापक और नेता कानों का दोनों का ही उपयोग करते हैं। जैसे हम टेलीविज़न, फिल्म और रंगमंच आदि के माध्यम से जो संचार किया जाता है वह श्रव्य और दृश्य संचार के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं और टेलीविज़न की आवाज़ को सुन भी सकते हैं, इसलिए टेलीविज़न के माध्यम से जो संचार होता है वह दृश्य श्रव्य संचार की श्रेणी में आता है। थैंक यू।